सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ एनेस्थीसिया विभाग में। आज हम सब लोग बीएलएस ट्रेनिंग जैसे कि प्रारंभिक जीवन सहायता ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जूम मीटिंग में। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब लोग ने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुछ सीखेंगे और जीवन सहायता कर पाएंगे बाकी लोगों की। तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का टॉपिक है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक यानी कि प्रारंभिक, लाइफ यानी जीवन, सपोर्ट सहायता। तो अब हम सभी जानते हैं कि ये प्रारंभिक जीवन सहायता क्यों हमें करनी है, किसके लिए करनी है, कहाँ पर करनी है और हम इसको प्रारंभिक जीवन सहायता क्यों कहते हैं। ये सब चीजें समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले जीवन को समझें कि जीवन जो है हमारा हमारे शरीर की जो जीवन है वो कैसे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सांस ले रहे हैं, जो एक सांस का रास्ता है और हमारे फेफड़े जो हैं ऑक्सीजन को भर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस है, जो आपको अभी कोरोना काल में पता चला होगा कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ये जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के अंगों में पहुंच रही है। अब इसको जो पहुंचाने का काम है वो हमारा खून कर रहा है और खून को पंप करने का काम हमारा हृदय यानी हमारा दिल कर रहा है। तो हमारे जो तीन मेन ऑर्गन है जो इसमें हमारे मस्तिष्क, हमारा फेफड़े और हमारा हृदय, तीनों के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जरूरी है कि हमारा हृदय चलता रहे यानी दिल धड़कता रहे, तभी जीवन है। अब अगर किसी वजह से ये दिल धड़कना बंद कर देता है या रुक जाता है तो उस समय हम बोलते हैं कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी कि उसकी दिल की धड़कन अचानक से रुक गई है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम एक आम इंसान, डॉक्टर ना होते हुए, नर्स ना होते हुए, क्या कुछ कर सकते हैं? हमारे सामने जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है उसको बचा सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें सही ट्रेनिंग मिली हो, हम अपने हाथों से उस मरीज को बचा सकते हैं बिना किसी उपकरण के और उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचा सकते हैं। एक वीडियो है जो मैं सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से अगर एक व्यक्ति जो कि बेहोश पड़ा है उसको मदद ना मिली तो उसके जीवन को हम खो सकते हैं, और दूसरी ओर अगर हम उसे मदद दें तो हम कैसे उसके जीवन को बचा सकते हैं। आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक मरीज है जो कि नॉर्मली सड़क पर घूम रहा था। उसे सडन दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया, और उनके साथ में जो लड़की हैं वो मदद के लिए आसपास वाले लोगों को बुला रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ये मदद के लिए बुला रही हैं आसपास किसी को, और ये शायद जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कारण है इनके बेहोश हो जाने का। पर ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जो मरीज है। मदद के लिए इनको लोग मिले हैं पर ये इनकी मदद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है हम इस मरीज को खो दें और कुछ ना कर पाए। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम इस मरीज की कोई मदद नहीं कर पाए और हम इनकी जान खो चुके हैं। अभी हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इस मरीज को बचा सकते हैं। अगर हमें बीएलएस ट्रेनिंग किया होता तो उस तरीके से हम मरीज को बचा सकते थे। आइए इसको देखते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कि पहले बेहोश हुए थे, अभी ये चल रहे हैं। अचानक से इनको दिल का दौरा पड़ा है और इनको अभी सही महसूस नहीं हो रहा है, जमीन पर लेट गए हैं। इनके साथ में जो है लेडी वो मदद के लिए बुला रही हैं और इनकी मदद के लिए एक इंसान आगे आए हैं और शायद इनको बीएलएस ट्रेनिंग आती है, तो ये मरीज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। ये देख रहे हैं कि मरीज की सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अब ये इमरजेंसी में एम्बुलेंस को बुला रही हैं। इन्होंने ये हार्ट
पर दबाव डालना शुरू कर दिया है छाती के बीचों बीच, जिसको हम चेस्ट कंप्रेशंस बोलते हैं। और इस तरह से ये हो सकता है हम मरीज की जान बचा लें। अब ये मरीज को अपनी सांस से मरीज की सांस दे रहे हैं, जिसे हम कृत्रिम सांस बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। फिर से इन्होंने छाती पर दबाव डाला है। अब एम्बुलेंस आ गई है। एम्बुलेंस में एक मशीन लेके आए हैं जिसका नाम होता है एईडी। एईडी यानी कि झटका देने वाली मशीन, शॉक देने वाली मशीन। अब ये एक बैग की सहायता से मरीज के मुंह में सांस भर रहे हैं। तो अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। अभी तक हमने एक बीएलएस ट्रेनिंग सेशन की वीडियो देखी है, जिसमें हमने देखा कि एक मरीज की हम सहायता नहीं कर पाए और हमने उसकी जान को खो दिया, और दूसरी तरफ हमें बीएलएस ट्रेनिंग आती थी और हम उसकी जान बचा पाए। तो क्या हम सभी ये कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बीएलएस ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने आसपास वाले लोगों को अगर वो ऐसी स्थिति में हो तो उनकी मदद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है बीएलएस। बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। यह प्रक्रिया अस्पताल के बाहर दुर्घटना स्थल पर बिना किसी उपकरण के या न्यूनतम उपकरण की सहायता से की जा सकती है। दूसरी ओर होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो कि डॉक्टर और नर्स करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर है, बिना उपकरण के है, या साधारण व्यक्ति है जिसे जरूरी नहीं है उसे नॉलेज हो, कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी व्यक्ति ये बीएलएस कर सकता है। बेसिकली हम देखते हैं कि बीएलएस किन मरीजों में करना पड़ता है। उन मरीजों में करना पड़ता है जिनकी दिल की धड़कन रुक जाती है। अब जैसे ही दिल की धड़कन रुकती है, वैसे ही जो शरीर में खून का प्रवाह है वो बंद हो जाता है, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं जिनमें खून की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मृत होने लगते हैं और मरीज की जान चली जाती है। तो इस स्थिति में अगर हम अपने हाथों से मरीज का जो हृदय है, जो दिल है, उस पर दबाव डालें, जो कि हम अपने हाथों से छाती के बीचों बीच दबाकर दबाव डालते हैं, उससे जो हमारा हृदय खुद से धड़क रहा था वो हमारे हाथों के दबाव से दबेगा, और उसकी वजह से खून का प्रवाह आगे की तरफ होगा और हमारे अंगों को मिलेगा। तो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग, जिसमें हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क, तीनों का काम करना बहुत ही जरूरी है। तीनों अंगों की वजह से हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है। जैसे कि हमारा दिल अगर बंद हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हमारा फेफड़े जो हमारी सांस ले रहे हैं, फेफड़े जिनकी वजह से हमें सांस आ रही है, अगर वो काम करना बंद कर दें तो सांस नहीं आएगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो बीएलएस में हम मरीज को सांस भी देते हैं। वो सांस हम अपनी सांस में भरकर दूसरे मरीज को दे रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज होती है कि अगर हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो 3 से 5 मिनट में उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क को हानि होगी। बीएलएस में हम किन 4 चरणों में बीएलएस को करते हैं? जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं ABCD, इस तरह से बीएलएस में हमारे 4 चरण होते हैं, CAB। C यानी कि चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन का मतलब होता है छाती के बीचों बीच दबाव डालना। दूसरी चीज होती है एयरवे। ए का मतलब होता है जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, जो हमारे फेफड़ों तक जा रहा है, उसको हमें खोलना है। तो ये जो सांस लेने का रास्ता है कई स्थितियों में रुक जाता है, बंद हो जाता है। जैसे अगर उसमें कोई खून भरा हुआ है या कोई जो है कोई बाहरी चीज भरी हुई है, तो मरीज बेहोश पड़ा है, तो उस केस में ये सांस का रास्ता रुक जाता है। तो उसको खोलने में जो हम सांस पेशेंट की मदद कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर। और तीसरी चीज होती है बाहर से सांस देना। तो ये जो हम बाहर से सांस दे रहे हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक बीएलएस देने वाला व्यक्ति है। ये मरीज को अपने फेफड़ों में सांस भरकर अपने मुंह से मरीज के मुंह में सांस भर रहा है, या एक मास्क का प्रयोग कर सकता है, या पेशेंट अपने मुंह से मास्क के द्वारा मरीज को दे सकता है सांस, या ये जो उपकरण होता है इसको एम्बू बैग बोलते हैं। एम्बू बैग को दबाकर मास्क के द्वारा मरीज को सांस दी जा रही है।
अगर आप देख रहे हैं कि और तीसरी चीज होती है डी, यानी वो झटका देने वाली मशीन, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक मशीन है जिससे कि मरीज के हृदय को शॉक दिया जाता है, झटका दिया जाता है। तो ये जो मशीन होती है ज्यादातर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या शॉपिंग मॉल पर उपलब्ध होती है। किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक कारणों से दिल की धड़कन का रुक जाना या बेहोश हो जाने के वक्त हम इमरजेंसी पर कॉल कर कर इस मशीन को मंगवा सकते हैं और सही समय पर इसको लगाकर मरीज की जान को बचा सकते हैं। ये सब अभी अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, मुश्किल लगे, लेकिन जिस धीरे धीरे अगर आप इसको सीखेंगे, देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है जो हम अपने हाथों से बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं। अभी जो हमने सीखा वो यही था कि ए बी सी, जैसे बच्चों को ABCD सिखाई जाती है उसी तरह से ए माने कि एयरवे, एयरवे मतलब सांस का रास्ता, बी माने ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी सांस कि आप मरीज को सांस दे रहे हो, सी, सी मतलब कंप्रेशन यानी कि छाती में दबाव डालकर मरीज के हृदय को चलाना। अभी मैं एक वीडियो प्ले करने वाली हूँ जिसमें कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये किया जाता है। मैं इस वीडियो की आवाज को बंद कर दूंगी और मैं खुद इसमें आपको समझाऊंगी। इस वीडियो में ये मरीज हैं जो कि सीढ़ियों से उतर रहे हैं। इनको अचानक से छाती में दर्द हुआ है और दर्द होने के बाद ये जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। अब किस तरह से जो इनके साथ वाले हैं या आसपास लोग हैं वो क्या करते हैं उस सिचुएशन में। कई लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में एकदम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं या वो मतलब मदद मदद नहीं कर पाते मरीज की। तो उस समय हमें हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे इस मरीज की मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मरीज जब बेहोश हो जाएंगे या कोई भी मरीज हम देखते हैं कि सड़क की दुर्घटना में या कहीं भी शॉपिंग मॉल में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर कोई बेहोश पड़ा है या कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारा हमारा फर्ज है कि हम वहां पर जाएं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये मरीज बेहोश है, क्या ये हमारी बात सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। उसी के आगे से हम BLS स्टार्ट करेंगे। अगर मरीज नहीं सुन पा रहा है, मरीज आपकी आवाज को नहीं जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है वो मरीज बेहोश है। तो उस समय आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मदद मांगे, क्योंकि आप अकेले BLS नहीं कर सकते। आप कब तक BLS करेंगे? आपको उस मरीज को अस्पताल पहुंचाना है, आपको डॉक्टरों की मदद लेनी है, तो आपको जरूरी है कि आप मदद के लिए आवाज लगाएं। मदद के लिए आवाज लगाने के लिए आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, जो कि भारत देश में 102 नंबर है, दिल्ली में 1099 है। उस नंबर को मिलाकर आप जहाँ पर जो भी घटना स्थल है उसकी जानकारी देंगे, मरीज को क्या दिक्कत है वो बताएंगे और उनको बोलेंगे कि आप झटका देने वाली मशीन को साथ में ले आए, जिसका नाम है AED मशीन। तो इस समय इस सब से कर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो मरीज आपके सामने बेहोश पड़ा है इसको अस्पताल पहुंचाना है, तो आपको मदद चाहिए, आपको मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन जब तक मदद नहीं आ रही है तब आप क्या हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इस मरीज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस मरीज को आप 3 से 4 मिनट, 3 से 5 मिनट, जो कि इसकी जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका रोल है। आप इस मरीज को ये जान सकते हैं कि क्या इसकी सांस चल रही है, क्या इसकी धड़कन चल रही है। तो ये हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि हम मरीज की देखें कि उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। अब वो देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर देखना है, कैसे देखना है, धड़कन चल रही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको धड़कन देखनी है। अब कैसे हम धड़कन देखेंगे? तो हमारी गर्दन में यहाँ पर हमारी धमनी होती है जिसे हम आर्टरी बोलते हैं, उसकी हमें धड़कन महसूस होती है। सभी आप अपनी धड़कन महसूस कर सकते हैं। आपकी गर्दन के बीचों बीच यहाँ पर आप 2 उंगली रखें। इन 2 उंगलियों को आप पीछे की तरफ लेते जाएं और यहाँ गड्ढे में, जो कि मांसपेशियों के बीच में जो गड्ढा है, इसमें अपनी 2 उंगलियों को रखें। आपको अपनी धमनियां महसूस हो रही होंगी। मेरे पास मैनिक्विन नहीं है तो मैं आपको मैनिक्विन पे नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मैं हाँ अपने ऊपर जरूर आपको करके दिखा सकती हूँ कि आप गर्दन के बीचों बीच अपनी 2 उंगलियों को रखें और उसको पीछे की ओर धीरे धीरे लेके जाएं
और इस गड्ढे में, जो गड्ढा बन रहा है आपकी मांसपेशियों के बीचों बीच, वहां पर अपनी धमनी को फील करें। तो इस तरह से आप अपनी कैरोटिड आर्टरी, जिसे हम बोलते हैं ग्रीवा धमनी, उसको महसूस कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं क्या इस मरीज की धमनी चल रही है या नहीं चल रही। धमनी चलने का मतलब है कि इसका जो हृदय है, जो दिल है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर हमें पता चल गया कि इसका जो हृदय है वो नहीं चल रहा है, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। कोई भी मरीज जब सांस लेता है तो उसकी छाती ऊपर नीचे इस तरह से होती है। तो आप मरीज की तरफ झुककर देख सकते हैं कि क्या इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा, आप एक सड़क दुर्घटना, आप जा रहे थे, रास्ते में कोई सड़क दुर्घटना हो गई और एक मरीज है जो कि बेहोश पड़ा है, आप उसके पास गए हैं, आपने देखा कि मरीज आपकी बात को जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी नंबर पे आपने देखा मरीज की धमनी नहीं चल रही है, मरीज का दिल रुक चुका है और उसकी सांस भी नहीं चल रही है। इसी के साथ साथ आपने एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? तो अब जो आपको करना है उसे हम बोलते हैं BLS। उसमें सबसे पहले जो आप करेंगे वो है चेस्ट कंप्रेशन, यानी छाती के बीचों बीच अपने दोनों हाथों से आपको दबाव देना है। अब वो दबाव कितना देना है, कैसे देना है, कैसे हाथ रखना है, किस किस तरह से करना है, ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो मरीज की सांस का रास्ता खोलना है। उसके लिए जो मरीज लेटा हुआ है, उसके सर को आपने हाथ इस तरह रखकर पीछे की तरफ करना है, उसके नीचे वाले जबड़े को ऊपर की तरफ उठाना है और मुंह को खोलना है। ये 3 चीजें आपको करनी है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, वो सो रहा है, आप उसके सर को ऐसे करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, नीचे वाले जबड़े को ऊपर उठाएंगे और मुंह को खोलेंगे। मुंह के अंदर अगर कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई भी खून है या कोई भी बाहरी वस्तु पड़ी हुई है, उसको उंगली से आप उसको निकाल देंगे। तो जो भी अवरोध था, जो रुकावट थी सांस लेने में, वो रुक चली जाएगी। और तीसरी चीज, आपको उसको सांस देनी है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। मैं सब कुछ एक साथ नहीं आपको बता पाऊंगी, धीरे धीरे कर कर हम इसको सीखेंगे। मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। हाँ जी, सबसे पहले आपने इसमें देखा कि मरीज नीचे सीढ़ियों से चलते चलते गिर गया। ये लेडी जो आई है इनकी मदद करने के लिए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि क्या मैं सुरक्षित हूँ, क्या जो रोगी है जो नीचे पड़े हुए हैं वो सुरक्षित जगह पर हैं। कई बार ऐसा होता है कि सड़क दुर्घटना हो जाती है, गाड़ियां चली जा रही हैं, कार्स ट्रक्स चल रहे हैं सड़क पे, आप उस जगह पर BLS स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको मरीज को एक सेफ जगह पे लेके जाना होगा, उसको सड़क के किनारे लेके जाना होगा। कहीं पर ब्लास्ट हो गया है तो आपको ये जरूरी है कि आपकी जान सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो तब आप BLS करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी, यानी कि जो जगह है वो सुरक्षित है BLS करने के लिए, ये देखना होगा। दूसरा स्टेप जो ये कर रही है लेडी, आइए देखते हैं। ये मरीज से पूछ रही हैं कि क्या आप ठीक हैं? हाँ भाई, आप ठीक हो कि नहीं? तो कैसे पूछ रही हैं? मरीज के दोनों कंधों पर आगे की तरफ से इस तरह से पूछना है, हाँ भाई आप ठीक हो, हाँ भाई आप ठीक हो। तो इस तरह से आपको मरीज से पूछना है। आपको पीछे की तरफ से नहीं पूछना है, हमेशा आगे की तरफ से मरीज से पूछना है, क्या आप ठीक हो? अगर मरीज सुन पा रहा है, आपकी बात को जवाब दे पा रहा है, तो इसका मतलब वो होश में है। इसका मतलब कि उसकी सांस का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। तो उस समय आपको आपको BLS नहीं करना है। तो आगे देखिए। Okay. Do you need help? देखिए इन्होंने अभी क्या किया था, मरीज के सर पर इन्होंने हाथ रखा है और उसे ऊपर की तरफ ऐसे किया है। नीचे जो इनकी थोड़ी है, जिसे हम चिन बोलते हैं, नीचे का जो जबड़ा है उसको उठाया है ऊपर की तरफ। और अब ये देख रही है कि क्या मरीज की सांस चल रही है या नहीं चल रही है। ये देख रहे हैं कि मरीज की सांस नहीं चल रही है और इन्होंने साथ में ही देख लिया है कि मरीज की धड़कन नहीं चल रही है। इन्होंने इमरजेंसी में कॉल करना शुरू कर दिया है। मरीज के इन्होंने कपड़े खोले हैं। अभी ये छाती के बीचों बीच अपने हाथों द्वारा दबाव डाल रही हैं। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं
ये मदद के लिए गए हैं और ये झटके लेने वाली मशीन को ले आए हैं। हाँ जी। अब इस पोजीशन को आप देखिए, इन्होंने मरीज की छाती के बीचों बीच अपनी हथेली, यानी ये हमारा हाथ है, इसकी जो हथेली है, ये नीचे वाला पार्ट, पहले हाथ का हथेली मरीज के छाती के बीचों बीच टिकाया है, ठीक है, उंगलियां हवा में है, सिर्फ हथेली लगाई है। फिर दूसरा हाथ अपनी हथेली जो पहले वाला हाथ है उसके बीचों बीच इस तरह से फंसाया है, इस तरह से मुट्ठी बनाया है, ठीक है। और ये मरीज के जो है जहां पर मरीज लेटा है ये उसी लेवल पर है, यानी मरीज, इन्होंने घुटने बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है खड़े होकर कर रही हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर है जहां पर मरीज है। तो अगर मरीज अ, अ, आपको बैठना पड़ेगा ये करने के लिए, अगर मरीज बेड पर है तो आपको उसके बेड पे बैठना पड़ेगा, मरीज अगर जमीन पे है तो आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं इनके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं, इसका मतलब ना तो वो कलाई पर मुड़ रहे हैं ना ही वो कोहनी पर मुड़ रहे हैं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं। और ये अपने शरीर के वजन से जो है दबाव डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके हाथ हिल रहे हैं, पूरा जो इनका शरीर का वजन है वो मरीज की छाती पर लग रहा है। तो इससे जो इन मरीज का हृदय है उसको दबाव मिलेगा और वो पंप होगा और खून आगे की तरफ जाएगा। ठीक, आइए फिर से देखते हैं। ये देखिए, अब जो ये कर रही हैं, यानी जिससे हम कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन, ये मरीज की छाती पर दबाव डाल रहे हैं नीचे की तरफ, फिर अपने आप वो ऊपर आ रहा है, फिर ये डाल रहे हैं नीचे की तरफ, फिर ऊपर आ रहा है। तो इनका जो दर है, किस दर से करना है, कितनी स्पीड से करना है, ये बहुत जरूरी है कि हम किस किस मतलब स्पीड से इसको करें। अगर बहुत जल्दी करेंगे तो भी नुकसान है, बहुत धीरे करेंगे तो भी नुकसान है। तो अगर आप दबाव नीचे की तरफ डाल रहे हैं तो आपको वेट करना है कि वो ऊपर की तरफ आए वापस, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तो खून हृदय से आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन हृदय में खून भरना भी तो चाहिए, तो भरेगा कब, जब जो मरीज की छाती है वो ऊपर की तरफ आ रही है। फिर से देखते हैं। हमने फिर से देखा कि इन्होंने अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में जोड़कर नीचे वाले हाथ की हथेली को मरीज के छाती पर टिकाया है। कोहनी और जो है इनका कलाई बिल्कुल सीधा है, ये जमीन पर अपने घुटने मोड़कर बैठी हैं और पूरे वजन के साथ ये मरीज की छाती पर दबाव डाल रही हैं। अब ऐसा ये कब तक करेंगी, इनको गिन, ये जो हम करते हैं ये 30 और 2 के अनुपात में करते हैं, यानी कि 30 बार हम ऐसा करेंगे और फिर हम मरीज को 2 सांसें देंगे। सांस देना और छाती पर दबाव डालना दोनों साथ में ही करना है। 30 बार आप छाती पर दबाव डालेंगे और 2 बार आप सांस देंगे, फिर से आप 30 बार छाती पर दबाव डालेंगे और 2 बार सांस देंगे। ऐसा आप तब तक करेंगे जब तक आपके लिए कोई मदद के लिए ना आ जाए। अब आगे देखते हैं कि मदद के लिए जब कोई आता है तो क्या करेगा वो। अब देखिए सांस दे रही हैं, ये मदद के लिए व्यक्ति आ रहे हैं इनकी, ये झटका देने वाली मशीन ला रहे हैं, तब तक ये छाती पे दबाव डाले जा रही हैं। इन्होंने 30 बार ऐसा करा, फिर इन्होंने ये मरीज को सांस दी। अब ये जो सांस देने वाली प्रक्रिया है ये हमें कैसे करनी है, अब आप मेरी तरफ देखिए, वीडियो की तरफ ध्यान ना दें। सांस देने वाली प्रक्रिया कैसे करनी है, जैसे कि इन्होंने करा, मरीज के सर को नीचे की तरफ दबाया, नीचे वाले जबड़े को ऊपर ऐसे किया और मुंह को खोला, और इन्होंने खुद सांस भरी, अपनी सांस भरी और मरीज के मुंह में दी। जब आप मरीज के मुंह में सांस दे रहे हैं उस समय मरीज की नाक को बंद करना है, नहीं तो जो सांस आप मुंह से दे रहे हैं वो नाक से निकल जाएगी। 2 सांस देने के बाद इन्होंने फिर से छाती पे दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर से देखते हैं। ये देखिए सांस दे रही हैं। अब जब आपने देखा होगा कि सांस दे रही हैं, तो सांस दे रही हैं लेकिन जो सांस है वो अंदर जा रही है, तो फेफड़ों में सांस भर रही है, तो मरीज की जो छाती होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब हम एक नॉर्मल इंसान जब सांस लेता है,
सांस छोड़ता है। तो सांस लेना और छोड़ना दोनों में हमारी छाती फूलती है और फिर अंदर की तरफ जाती है। तो जिसे हम कहते हैं छाती फूलना, वो होना चाहिए। जब आप मरीज को अपनी सांस दे रहे हैं तो मरीज की जो छाती है वो फूलनी चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि मरीज के अंदर सांस गई है। तभी हम तभी ये हो पाएगा कि आपकी जो द्वारा दी गई सांस मरीज तक पहुंची है। तो आपने इसमें देखा होगा, ये देखिए, इन्होंने सांस दिया और ये छाती फूली। अब इन्होंने फिर से छाती पे दबाव डालना शुरू कर दिया। हो सकता है यहाँ पे करिए आवाज। अब इनकी मदद के लिए ये व्यक्ति आ गए हैं। ये जो मशीन लेके आए हैं, ये जो मशीन लेके आए हैं इसका नाम है AED, यानी झटका देने वाली मशीन। फिर से सांस दे रही हैं। इतने दूसरा जो व्यक्ति है वो अपनी तैयारी कर रहा है। अब तैयारी में वो क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये जो मशीन थी इसके साथ दो पैड आए थे, यानी दो स्टिकिंग पैड आए थे जो इन्होंने मरीज की छाती पर लगा दिए। एक इन्होंने आगे की तरफ लगा दिया और एक जो पैड था पीछे की तरफ लगा दिया। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। ये एक बार पैड लगाने पर इसका बटन ऑन करना होता है और ये खुद ही निर्देश देती है कि किस तरह से आगे आप करेंगे, आप BLS करेंगे। तो एक बार ये मशीन आ जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने जब इमरजेंसी नंबर दबाया था तब आप उनको बताएं कि ये मरीज है, बेहोश है, मुझे आप इस जगह पर आ जाइए और अपने साथ झटके देने वाली मशीन भी लाइए। AED, तो ये जो मशीन AED होता है ये साथ में आपको मंगवानी है। मशीन पे आते ही आप मशीन को ऑन करेंगे तो उसके बाद ये अपने आप निर्देश देना शुरू कर देगी कि ये, क्योंकि जो हमारे हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसको उसकी रिदम को पहचानती है और ये उसी हिसाब से बताएगी कि आगे क्या करना है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये अब मशीन बता रही है, मरीज की ECG देख रही है और मशीन ने बोला है कि सब दूर हट जाएं, मैं झटका दे रही हूँ। तो अभी मशीन के द्वारा मरीज को झटका मिलेगा। सभी दूर हो चुके हैं और ये जो झटका होता है इस तरह से आपको दिखेगा नहीं वीडियो में कि किस मरीज को झटका मिला है, लेकिन मरीज के दिल के लिए ये बहुत ही मतलब हम बचा सकते हैं ऐसे मरीज को इस मशीन से। और अब झटका दिया जा चुका है। अब फिर से जैसे ही झटका खत्म हुआ है मशीन बोलेगी कि आप फिर से छाती पे दबाव डालना शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल छाती के बीचों बीच अब जो दूसरा व्यक्ति आया था उसने शुरू कर दिया छाती पे दबाव डालना। और ये जो लेडी हैं, जो दूसरी हैं जो बैठी हुई हैं, ये मरीज को जैसे ही 30 छाती पे दबाव खत्म हो जाएंगे ये 2 सांसें दे देंगी। 2 सांसें इन्होंने दे दिया है। फिर से इन्होंने छाती पे दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो 30 और 2 के अनुपात में अब जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आ गई है। एक्सपर्ट टीम आ गई है। तो ये जो BLS है हमने कब तक करना है, जब तक हमारी एक्सपर्ट टीम ना आ जाए या मरीज की जो धड़कन है वो वापस ना आ जाए। तो अभी तक हमने देखा कि BLS में कार्डिक कंप्रेशन यानी सी A यानी एयरवे यानी मरीज के सांस के रास्ते को खोलना और B यानी ब्रीदिंग यानी उसको सांस देना। बाकी BLS हम कब तक करें, जब तक उस मरीज को अस्पताल ना पहुंचा दिया जाए या उसकी दिल की धड़कन वापस ना आ जाए या और कोई सहायता जो कि डॉक्टर या नर्स आपको उपलब्ध ना हो पाए। BLS कहाँ कहाँ हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, इस स्थिति में हम नहीं कर सकते। कोई भी मरीज हो कि आपको एक सड़क दुर्घटना में या स्विमिंग पूल में डूबा हुआ मरीज या नदी या तालाब में डूबा हुआ, किसी को बिजली का झटका लगा है या किसी के चोकिंग हो गई जिसे हम कहते हैं कि सांस के रास्ते में फंस गया है कुछ, या हार्ट अटैक, तो ये सब चीजें जिसमें मरीज की जान को खतरा है, उस स्थिति में आप BLS कर सकते हैं। और हम कहाँ कर सकते हैं, हम ये अस्पताल के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर तो हम इससे एक लेवल ऊपर जिसे हम बोलते हैं उन्नत जीवन सहायता यानी एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, जो कि डॉक्टर्स और नर्सेस करते हैं, वो हम करते हैं। तो ये जो BLS है इसमें जो CPR जिसे हम बोलते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी हृदय फेफड़ों का को वापस लाना, तो ये जो प्रोसीजर है ये हम अस्पताल के बाहर करते हैं। किसमें ये हम कर सकते हैं, जो अडल्ट पेशेंट वयस्क होते हैं, बच्चे होते हैं, दोनों में ही हम ये कर सकते हैं। करने की विधि बच्चों में और बड़ों में अलग हो सकती है
और जो शिशु होते हैं 0 से 1 वर्ष के जो शिशु होते हैं, उनमें हम इतने दबाव के साथ नहीं कर पाएँगे। हमें अपनी 2 उँगलियों से, सिर्फ़ 2 उँगलियों से ही उनमें करना रहेगा। जैसे इसमें हम पूरा हाथों में एक हाथ को दूसरे हाथ में डालकर हथेली के दबाव से कर रहे थे, पूरे बॉडी के वज़न से कर रहे थे। उसमें एक शिशु में हमें उतनी आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ़ 2 उँगलियों से हम शिशु के छाती के निचले हिस्से में दबाव दे सकते हैं और उसी तरह से हम शिशु को साँस दे सकते हैं। जब हम शिशु को साँस दे रहे हैं तो उसमें हमें उसकी नाक और मुँह दोनों को ही अपने मुँह के अंदर लेना होगा, क्योंकि दोनों को ही हम साँस देंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने देखा कि हम एक स्थिति में आ गए जहाँ पे हमने देखा सभी कुछ सेफ है, कुछ सब सुरक्षित है। फिर हमने देखा कि मरीज़ हमें पहचान रहा है या हमारी आवाज़ को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। फिर तीसरा हमने इमरजेंसी पे नंबर डायल कर दिया और उन्हें बता दिया कि आपको यहाँ-यहाँ आना है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि धड़कन आई है कि नहीं है, साँस है कि नहीं है। धड़कन के लिए मैंने आपको बताया था कि मरीज़ के गर्दन के बीचों-बीच आपको जो सबसे उभरी हुई हड्डी है, वहाँ पे हाथ रखेंगे। सभी करेंगे ये अभी मेरे साथ। हम कैरोटिड आर्टरी जिसे ग्रीवा धमनी कहते हैं, उसे पैल्पेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कोई मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ये सबसे मोटी हमारी आर्टरी होती है, सबसे मोटी आर्टरी रहती है। तो इसको फ़ील करना है, इसको महसूस करना है इस तरह से बीच में, क्योंकि बीच में तो हमारी साँस की नली है। जैसे ही उसके साइड में हम जाएँगे, तो ये लंबी मोटी धमनी जो रहती है वहाँ पर, अगर कोई मरीज़ की धड़कन रुक गई है, तो उसमें आपको कोई भी धड़कन महसूस नहीं होगी। और बच्चों में मैं बच्चों के उसमें अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उनमें हम ब्रेकियल आर्टरी, ये एएनएम्स के लिए मैं बता रही हूँ, उनमें ब्रेकियल आर्टरी हम पैल्पेट करते हैं, जो कि आप एल्बो पर पैल्पेट कर सकते हैं। और बच्चों में हम एबीसी चलते हैं, यानी कि हम पहले उनको साँस दे देते हैं, 5 साँसें उनको हम दे देते हैं और फिर उनके दिल में हम छाती पर दबाव डालना शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चों के इस तरह से बेहोश होने का जो कारण होता है, ज़्यादातर उसका कारण साँस का कारण रहता है, हृदय का कारण उतना नहीं रहता है। बीएलएस में अब हम ये एक प्रोटोकॉल है जो कि बनाया हुआ है कि किस तरह से क्या-क्या हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये देखिए कार्डिक कंप्रेशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाथ का इस्तेमाल किया गया है। अब कितना हमें इसमें दबाव डालना है, कितना दबाव डालना है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दबाव डाल दें, हो सकता है आप दबाव इतना ना डाल पाएँ कि कोई फ़ायदेमंद साबित हो। तो ये 5 से 6 सेंटीमीटर एक एडल्ट में हम दबाव डालते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर का मतलब है 2 से ढाई इंच, ठीक है? तो मान लीजिए कि आप एटलीस्ट 2 से ढाई इंच नीचे जाना चाहिए, जो छाती है जो आपका वो उतना नीचे की तरफ जाना चाहिए और वापस भी ऊपर आना चाहिए। तो जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द चेस्ट। तो वापस आना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था। और शिशुओं की छाती को उतना नहीं दबाना पड़ता है, 1 से 2 सेंटीमीटर में उनके दिल तक वो दबाव पहुँच जाता है। और जिस तरह आप देख रहे हैं शिशु है, इसमें 2 से 3 उँगलियों को छाती के बीच में रखा गया है और उसी से दबाव दिया जा रहा है। कितना देना है ये दबाव? जैसे मैंने आपको पहले बताया था 30 बार आपने छाती पे दबाव दिया और 2 बार आपने साँस दी। फिर 30 बार आपने दबाव दिया, फिर 2 बार आपने साँस दी। तो लगभग 1 मिनट में आप 100 से 120 बार ये करेंगे। तो इस तरह से ये रहता है और बच्चों और शिशुओं में 120 बार 1 मिनट में करते हैं। तो जो ट्रेन्ड होते हैं, जो इस बीएलएस में ट्रेन्ड होते हैं, वो इसको पूरी तरह से कर पाते हैं और वो गिनती के साथ छाती पे दबाव डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बोलते-बोलते 30 तक गिनती करें और फिर 2 बार साँस दें। फिर 30 तक गिनती करें, फिर 2 बार साँस दें। अगर जैसा अभी ये हम सब छाती पे दबाव की बात कर रहे हैं, अभी हम आते हैं कि साँस का रास्ता। साँस के रास्ते में हो सकता है मरीज़ ने उल्टी करी हो, मरीज़ के मुँह में खून पड़ा हो, तो बहुत या बड़ा कोई कंकड़ या बहुत बड़ा कोई खून का लोथा पड़ा हो, तो उसको निकालने के लिए हम 2 उँगलियों को
रुमाल में लपेटकर मरीज के मुंह के अंदर से उसको साफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल तो वो जैसे ही पहुंचेगा तो उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो जो बीच का समय है, उसमें अगर आपने उसकी मदद कर दी तो बहुत उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ट्रिपल जो हम जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि पेशेंट के सांस के रास्ते को खोला था, तो सर को पीछे की तरफ दबाया था, नीचे वाले जबड़े को ऊपर उठाया था और पेशेंट का जो माउथ था वो खोला था। एक बार आप इनको टेबल पर सीपीआर के हैंड पोजीशन चेस्ट कंप्रेशन का दिखा दीजिए। जो हैंड्स हैं किस तरह से आप हथेली को दूसरी हथेली में रखेंगे और हाथ जो होते हैं अपने, इनको लॉकिंग पोजीशन में रखते हैं, हम लॉक करते हैं एक दूसरे से, एक हाथ आगे और एक पीछे, ठीक है ना। ये हाथों का सामने का है, ये पीछे का एरिया है, ठीक है ना। तो एक हाथ का सामने पीछे का एरिया और दूसरे का आगे का एरिया आमने सामने होना चाहिए। इसको खोलना है हाथ को और इसकी उंगलियों को इसमें फंसाना है, ठीक है ना, फंसा के लॉक करना है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा दम हमारा इस पे आना चाहिए। ये हम क्यों करते हैं कि अगर हमने हाथ ऐसे भी रखा तो जब हम इसको दबाएंगे तो ये हाथ फिसलने का हो सकता है, या फिर हमारी पूरी जान नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि छाती दबाने के लिए हमको पूरी जान से दबाना होता है उसको, कम से कम 4 से 5 इंच तक उसका छाती अंदर जानी चाहिए। तो ये लॉक करते हैं तो इससे फायदा रहता है कि हमारा ये हाथ फिसले नहीं, ये पूरी ग्रिप बनी रहे। तो इस तरीके से टेबल पे रखना है छाती के बीच में और पूरी इसको पंप करना है छाती को 30 बार। ये पोजीशन होनी चाहिए। बहुत ही सटीक तरीके से बता रहे हैं डॉक्टर रोहित। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो पूरा हाथ है वो सीधा होना चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोनी पर या कलाई पर कहीं पर भी मुड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे नहीं कि ऐसे दे रहे हो, ये पूरा हाथ आपका सीधा होना चाहिए, जैसे आप खड़े हो रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से दे रहे हो उसको, नहीं, आप पूरा हाथ सीधा रखोगे, इस तरीके से रखोगे, पूरी जान लगाओगे। ये हाथ आपका पूरा सीधा होना चाहिए, सिर्फ जो मुड़ेगा जो आपका होगा वो यहाँ से जब छाती पे लगेगा, ठीक है ना, उससे वहीं पे कहीं कोनी से या उससे कहीं नहीं मुड़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। हाँ जी, बहुत ही इफेक्टिवली आपने समझाया है और इससे बहुत ही मदद मिलेगी इनको। और आपने जैसे इनको बताया है कि हाथों को सीधा रखना है, अपनी बॉडी के पूरे वेट से आपको सीपीआर करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आदमी थक जाएगा ये करते हुए। जो चेस्ट कंप्रेशन है कि एक नॉर्मल इंसान थक जाएगा ये करते हुए, आप बहुत एनर्जी लगती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है हम अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाएं और 5 मिनट करने के बाद हम किसी और को ये करने का मौका दें और हम सांस दें मरीज को। हम आपस में बदल सकते हैं, अगर हमारे पास 2 लोग हैं तो एक जना सांस दे सकता है, दूसरा छाती पे कंप्रेशन दे सकता है। और अगर उससे पहले वो थक गया है तो वो बता दे कि मैं थक गया हूँ और आप चेस्ट कंप्रेशन करिए। क्योंकि करने से ज्यादा जरूरी है कि सही तरीके से करना। सही तरीके से करना जी। तो आगे बढ़ते हुए बस हम इसको खत्म करने की ओर है। हम सांस जो दे रहे हैं माउथ टू माउथ, यानी मुंह से मुंह की तरफ दे रहे हैं जब हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। अगर हमारे पास कोई किट है मौजूद है, हमारे पास पॉकेट मास्क प्रेजेंट है, तो हम उसके थ्रू दे सकते हैं सांस। या एम्बू बैग जो रहता है, एम्बू बैग एक मेडिकल उपकरण है जो कि अस्पतालों में मौजूद होता है, तो हो सकता है ये आपके पास ना हो। तो सबसे जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने मुंह से मरीज के मुंह में सांस दे सकते हैं। उस समय आपके मतलब दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, या एक अंदर से हिचकिचाहट हो सकती है करने के लिए। लेकिन वो समय जब मरीज के जीवन का सवाल है और आपको मतलब आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हम ये कर सकते हैं। हालांकि कोरोना काल में ये बहुत ही सबके लिए खतरे वाला एक वो है जिसमें सभी हिचकिचाएंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जो कि हम हो सकता है कोई प्लास्टिक की शीट बीच में लगा सकते हैं या मास्क हो तो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रयत्न है हम इस सोच के साथ कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई अपना जानने वाला, कोई हमारा अपना घर का व्यक्ति इसी स्थिति में हो जाता है, तो अगर उस समय उसको सही मदद मिल जाए तो वो हमारे साथ हो सकता है। तो यही सोच के साथ हमें इसके लिए तैयार होना है और बीएलएस को करना है। तो कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं करनी है जिसमें हम मरीज को और नुकसान दे दें।
लेकिन हमें डरना भी नहीं है कि हम सीपीआर भी ना करें, हम मरीज को चेस्ट कंप्रेशन भी ना दें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस ट्रेनिंग से मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इनको इतना समझ में आए कि धमनी को कैसे पहचानना है कि मरीज का दिल रुक गया है या ये मरीज बेहोश हो गया है और आप मदद के लिए बुलाएं। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी धमनी भी रुक गई है, दिल रुक गया है, तो आप अपने हाथों के दबाव से उसका दिल तो 3 से 5 मिनट के लिए आप बचा ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगी। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये सब ट्रेनिंग देने का, और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, ये आगे आए इसके लिए करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि आपको किसी फील्ड की जानकारी होना जरूरी है, या जरूरी नहीं है कि आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं तभी आप मदद कर सकते हैं किसी की। हर व्यक्ति में क्षमता होती है कि वो ये कर सके। थैंक यू एवरीबॉडी।